हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ये इकोनॉमी की हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास पहले अपन ले चुके हैं, ठीक है। उस क्लास में मैंने आपको सिलेबस बताया था, लेकिन वो पॉइंट में आपको लिखवाया था कि ये हमारे अंदर यूनिट है सिलेबस के, लेकिन उन यूनिट के अंदर हम किस किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स कम मेंस होगा। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पेपर का भी होगा, ठीक है। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन मैंने बताया दिया, तो उसमें हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब भूमिका बनाई कि इसके अंदर इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है। इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन क्या है, सब चीज़ों को देखा। आखिर इकोनॉमिक्स शब्द कहाँ से आया है ये भी हमने देखा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम इन्फ्लेशन को, है ना। पहले मैं बता देता हूँ यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। तो जैसे पहला लिखा है इसके कि प्रकार की मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, इन्फ्लेशन कितने प्रकार की होती है। दो आधारों पर। किस आधार पर? एक तो कारण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ रेट, दर के आधार पर। फिर उसके बाद हम देखेंगे इससे संबंधित शब्दावलियां कि जैसे अपस्फीति क्या होती है, श्रिंकफ्लेशन क्या होती है, स्किमफ्लेशन क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, न्यूज़पेपर में भी दिखता रहता है कि हमारा सीपीआई इतने परसेंट हो गया, डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतने परसेंट हो गया, मानो X% हो गया, Y% हो गया। तो आखिर इसको पता कैसे करते हैं? तो उसको पता करने के लिए हम ये देखेंगे कि किस तरह से उसकी कैलकुलेशन की जाती है। सीपीआई किस तरह से निकाला जाता है एंड डब्ल्यूपीआई किस तरह से निकाला जाता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट में मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियां। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको बनाता कौन है ना, आखिर क्यों बनाई जाती हैं, और इनको बनाते बनाते में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, मतलब कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं। तो पहले मैंने लिखा हुआ है उपकरण, दूसरा लिखेंगे इसमें, सेकंड इसमें लिखेंगे मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण, और उसके साथ साथ एवं गुणात्मक गुणात्मक उपकरण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, क्योंकि इकोनॉमी के साथ साथ ऐसा होता है कि कोई टर्म अगर इंग्लिश में दे दी गई है, जैसे बेस पॉइंट है, अब बेस पॉइंट को आप क्या हिंदी में बना लेंगे, है ना। तो कुछ चीज़ें इकोनॉमी पढ़ते समय इंग्लिश में ही होनी चाहिए ना, और इंग्लिश में ही आसान भी होती है ना। जैसे लिक्विडिटी ट्रैप होता है, तो आपको पता ट्रैप माने जाल, लेकिन हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं तरलता संजाल, है ना। तो कुछ चीज़ें, दोनों चीज़ों को देखते रहना, क्योंकि यूपीएससी को आपको पता भी होगा ट्रांसलेशन बहुत खतरनाक वाला करती है। जैसे एक बार क्या हुआ था, आयरन को लौह आयरन प्लांट पूछे थे, स्टील प्लांट पूछा था, तो उसका ट्रांसलेट किया था कि लौह पौध मेंस में, है ना। क्वेश्चन था कि अभी अभी कहाँ, मतलब हाल फिलहाल में स्टील प्लांट कहाँ के लगाए गए और कैसे कैसे लगाए जाते हैं, है ना। मार्केट ओरिएंटेड हैं या फिर जो जहाँ रॉ मटेरियल वहाँ ओरिएंटेड होते हैं। तो उसको किया था लौह पौध। तो अब लोहे के पौधे कहाँ कहाँ लगाए गए, तो ऐसा नहीं है ना। तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए। इसके बाद लिखेंगे हम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, न्यूज में रहती है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ऑपरेशन ट्विस्ट। लॉकडाउन के बाद से काफी चर्चा में रहा, बहुत चर्चा में रहा है ऑपरेशन ट्विस्ट। उसके बाद लिखेंगे जीसैप, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजाइशन प्रोग्राम, मैं लिखवा दूंगा आगे, है ना। ये तो मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता संजाल।
इकोनॉमी में लिक्विडिटी को बोलते हैं पैसा, है ना। मार्केट में अगर क्या लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में, मतलब अर्थव्यवस्था में, किसी देश के में पैसा जो है, रुपया जो है, करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम कहें कि लिक्विडिटी क्राइसिस है, मतलब लिक्विडिटी कम हो गई है, इसका मतलब कि मार्केट में रुपया या पैसा जो भी है वो कम हो गया, करेंसी जो है ना। इसके बाद हम लिखेंगे, लिख लेना इसके नीचे, नेक्स्ट सस्ती ऋण नीति। सस्ती ऋण नीति, सस्ती, हाँ हाँ, जो जो हम पढ़ेंगे है ना, सस्ती ऋण नीति, सस्ती, सस्ती, चीप, यस, सस्ती ऋण नीति तथा महंगी रणनीति, ऋणनीति सॉरी, महंगी ऋण नीति। कि जब आरबीआई बैंकों को लोन देती है तो दो तरह से देती है, या तो लोन को महंगा करेगी या तो फिर लोन को सस्ता करेगी। जब लोन को आरबीआई महंगा करेगी तो लोन बैंक आपको भी महंगी दर पे देंगे, और जब आरबीआई बैंकों को लोन सस्ती दर पर देगी, मतलब रेपो रेट को घटाएगी, तो इसका मतलब है कि आपको भी लोन सस्ती दर पर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग इसी में है ना, नेक्स्ट पॉइंट मतलब प्राइम प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है। और इसी में देखेंगे बेस रेट, और इसी में हम देखेंगे MCLR की बात करेंगे, MCLR की बात करेंगे, MCLR की बात करेंगे, है ना। तो MCLR क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा जब यूनिट के अंदर हम जाएंगे, है ना। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा अच्छा हमको ये सारी चीज़ें पढ़ाना। और मेरे ऊपर भी ये रहेगा कि मैं कोई चीज़ को छोड़ के आपके साथ भाग नहीं सकता हूं, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि ये सब हो रहा है, ठीक है, ये सब करना है। फिर इसके बाद देखेंगे स्टैंडिंग, नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और इसके आगे लिखेंगे LTRO। LTRO क्या है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक पढ़ेंगे TLTRO, मतलब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। ये हो गया यूनिट कंप्लीट। नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे बैंकिंग की, है ना। बैंकिंग को बैंकिंग ही कहते हैं। तो बैंकिंग में देखेंगे कि आखिर सबसे टॉप पे हमारे यहाँ कौन सा बैंक है, कौन सा? आरबीआई, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे आरबीआई, ठीक है, कि आरबीआई कौन से एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, कब इस्टेब्लिश किया गया, कब इसकी स्थापना की गई, और इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे कि आखिर जब आरबीआई हो गया तो नोट जारी किया, आपके होगा ना दिमाग में आता है ना कभी कभी कि जब लिक्विडिटी कम है, मार्केट में रुपया कम है, तो जब हमारे घर पे प्रिंटर लगा हुआ है, मतलब आरबीआई के घर पे प्रिंटर रखा हुआ है, तो क्यों ना स्विच को ऑन करे और नोट छाप दे। क्यों हम किसी से लोन लेते हैं, मानो कहते हैं ना कि अभी हमने विदेश से इतना लोन लिया, तो जब प्रिंटर हमारे घर में रखा है तो आखिर क्यों ऑन नहीं करते हैं, है ना। तो इसको भी बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे कि नए नोट जारी करने की, नए नोट लिखिएगा, नए नोट जारी करने की
पद्धतियां कि कैसे कैसे न्यू करेंसी प्रिंट की जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे बैंकिंग हिस्ट्री, बैंकिंग हिस्ट्री इन इंडिया, भारत में बैंकों का इतिहास कि कौन सा बैंक कब इस्टेब्लिश किया गया, है ना, और एसबीआई को सब्सिडरी जो सारी बैंकों की सबको मर्जर कर दिया गया, बैंकों को कैसा नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया, और बैंकों के क्या टाइप होते हैं, सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर इसमें बात करेंगे बैंकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, बैंकों का वर्गीकरण। जैसे आपने सुना होगा कि कुछों को कहते हैं कि ये गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, कुछ बोलते हैं कि ये वाला बैंक प्राइवेट है, कुछ को बोलते हैं ये वाला बैंक पोस्ट पेड बैंक है ना, पेमेंट बैंक है, कुछ को बोलते हैं कि ये एनबीएफसी है ना। इस सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। एनबीएफसी हालांकि दूसरी टाइप का बैंक होता है, वो दूसरी जगह बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बैंकिंग सुधार में, बैंकिंग सुधार पर, बैंकिंग सुधार पर नरसिम्हन समिति रिपोर्ट कि जब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हुआ था तो इस समिति ने क्या क्या हमको रिकमेंडेशन दिए थे, क्या क्या सुझाव दिए थे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित नियम कि मतलब विदेश के लोग हमारे यहाँ के बैंकों को कैसे कैसे स्थापना कर सकते हैं, कितना कितना उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस सबको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे विदेशी निवेशों से संबंधित नियम। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको हिंदी में बोलते हैं गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कि मतलब जैसे बैंक के पास दो तरह के एसेट होते हैं कि कुछ तो परफॉर्म करते, परफॉर्म मतलब कि समय पे अमाउंट जा रहा है और समय पे अमाउंट वापस आ रहा विद इंटरेस्ट के, लेकिन एनपीए मतलब ये हो गया परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन कुछ एसेट होते हैं कि वो परफॉर्म नहीं करते, मतलब अमाउंट दे दिया और ना तो अमाउंट आ रहा है वापस एक समय के बाद और ना ही इंटरेस्ट आ रहा है ना। तो इसको क्लासिफिकेशन 3 तरह से होते हैं, उनकी भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसका इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, द्वितुलन पत्र की समस्या। इंग्लिश में और हिंदी में यही डिफरेंस हो जाता है इकोनॉमी के साथ, है ना। आप साइंस टेक के भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे सैटेलाइट, हम सब सैटेलाइट बोलते हैं, अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो पृथ्वी पात्र बोलते हैं ना। तो इतनी कठिन हिंदी नहीं बनाना है। ठीक है, तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, द्वितुलन पत्र की समस्या, इतनी इंग्लिश आनी भी चाहिए, है ना। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट पॉइंट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ERC, है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, कि आखिर कुछ बैंकों का जो बैंक RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो उन पे एक्शन भी लिया जाता होगा, तो इसके अंतर्गत एक्शन लिया जाता है। उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, अगर वो नहीं सुधरते हैं उसके बाद, तब उसके बाद किसी बैंक में उनका मर्जर कर दिया जाता है ना। जब कोई आदमी सुधर ही नहीं रहा तो आप क्या करेंगे, उसको दूसरे में मिला देंगे, बोले अब तो इसके साथ चल, जैसे अभी हुआ था 2020-2019 में, है ना, बहुत सारे बैंकों का विलय कर दिया था, मर्जर कर दिया था दूसरे बैंकों के साथ। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे मिशन इंद्रधनुष, हिंदी में लिख लेना मिशन इंद्रधनुष। अपने यहां मिशन इंद्रधनुष दो हैं, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चलाती है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, और एक इकोनॉमी में चलता है। ठीक है, तो इकोनॉमी वाला करना है, एक मिशन इंद्रधनुष 2.0, है ना, सेकंड वर्जन इसका। इसके बाद लिखेंगे NBFC, हिंदी में लिखना है इसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इनका हिंदी और इंग्लिश वर्जन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, सब कुछ लिखवाता रहूंगा, हेडिंग तो कम से कम हिंदी इंग्लिश दोनों में आना ही चाहिए हमको। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, है ना, देश के सभी नागरिकों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए जो कहा जाता है उस शब्द को बोलते हैं वित्तीय समावेशन। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना, है ना, इसमें हमारी स्कीम्स भी आ रही हैं जो लगभग 2-3-4 साल पहले की भी है, सारी चीजें आएंगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसके बाद लिखेंगे नचिकेत मोर समिति की रिपोर्ट। फिर उसके बाद लिखेंगे RTGS, यहां से प्रीलिम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और आपको जर्नल अवेयरनेस के लिए इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। RTGS, नेफ्ट, आपकी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। कहते ना कि हमने नेफ्ट कर दिया, RTGS कर दिया, UPI कर दिया, भीम कर दिया, ये सब इसमें आएंगे। उसके बाद लिखेंगे IMPS, हाँ NEFT, IMPS। फिर उसके बाद आएगा UPI। ठीक है, तो सबकी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट, इन सबको चलाने वाली संस्था NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको भी मैं लिखवा दूंगा जब फुल फॉर्म में। अभी आपको टारगेट दे रहा हूं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। NPCI और न्यू अम्ब्रेला
एंटाइटी, ठीक है। फिर अभी जो हम खूब यूज करते हैं डेली लाइफ में, एटीएम्स, है ना। एटीएम्स, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम कितने प्रकार के होते हैं, सारे प्रकार देखेंगे, 6 प्रकार के, जैसे ब्राउन लेवल एटीएम, पिंक लेवल एटीएम, येलो लेवल एटीएम, है ना, ऑन साइड एटीएम, ऑफ साइड एटीएम, सबको डिस्कस कर लेंगे एटीएम्स के प्रकार, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे बेसल, बेसल मानदंड, बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे, बेसल नॉर्म्स। फिर नाबार्ड, नाबार्ड, है ना, बैंक के एक तरह का। फिर उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, ये कौन सी समिति ने इसकी अनुशंसा की, इसके अंतर्गत कौन कौन से मतलब किन किन पर्पज के लिए लोन दिया जाता है किसानों को। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है अभी हाल फिलहाल 2-3 साल में केसीसी को लेके, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो ये वाले जो टॉपिक मैंने आपको लिखे हैं, ये प्रीलिम्स के टॉपिक हैं जो इस स्लाइड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे मार्केट की। मार्केट में मैंने आपको लिखवाया था पहला मुद्रा बाजार, ठीक है, मुद्रा बाजार। इसमें लिखना पहला फर्स्ट पॉइंट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लिखिएगा, मुद्रा बाजार में ऋण प्राप्त करने के तरीके, कि आखिर में एक बोरोवर मनी मार्केट में किस तरह से लोन ले सकता है, ठीक है। जो मनी मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, मतलब 365 से कम दिन तक के अगर किसी को फंड रेज करना है तो मनी मार्केट के द्वारा कर सकता है। दूसरा इसमें लिखेंगे मुद्रा की गति, मुद्रा की गति, मुद्रा की गति तथा तरलता की गणना, तरलता की गणना। जैसे मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया था कि लिक्विडिटी क्राइसिस है, लिक्विडिटी सरप्लस है, आखिर उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, है ना। कोई तो फॉर्मूला होगा या कोई तरीका होगा, उन तरीकों की बात करेंगे। जैसे M0 होता है, M1, M2, M3 और M4, 4 है, 5 तरीके होते हैं, उन सबको मिला देते हैं, जितनी वेलोसिटी होती है तो उसका करते। वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक हाथ से मुद्रा दूसरे हाथ, मतलब मेरे हाथ से मैं आपको दूं, आप किसी तीसरे को दे, तीसरा किसी चौथे को दे, तो जिस हाथ जिस गति से वो वेलोसिटी जिस गति से मुद्रा का सर्कुलेशन हो रहा है, उस सर्कुलेशन की गति को क्या बोलते हैं, मुद्रा की गति, वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है। मान लो अगर ये ट्रांजेक्शन धीरे धीरे हो रहे हैं तो वेलोसिटी कम है, और ट्रांजेक्शन अगर बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है ना। उसके बाद लिखेंगे पूंजी बाजार, पूंजी नेक्स्ट यूनिट है पूंजी बाजार। इसमें लिखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी नहीं सरकारी प्रतिभूतियां, इनको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, GSEC बोलेंगे आगे से शॉर्ट में, जब भी आगे पढ़ेंगे ना तो आगे क्या बोलेंगे, GSEC, इसको ऐसे लिखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फिर उसके बाद लिखेंगे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, है ना,
फिर उसके बाद लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर मार्केट, शेयर बाजार का वर्गीकरण, शेयर बाजार का वर्गीकरण। ठीक है, फिर लिखेंगे म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड जैसे आपको देखते हैं मुथूट फाइनेंस या और सारे हैं म्यूचुअल फंड्स, आखिर इनका काम क्या होता है, कैसे काम करते हैं, है ना, इन सब की बात करेंगे। उसके बाद लिखेंगे सम इंडेक्सेस ऑफ वर्ल्ड, विश्व के कुछ लिखिएगा, हाँ इसी में जो चल रहा कंटिन्यू करेंगे इसी में, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है ना, जैसे हमारे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, जैसे जापान में निक्की चलता है, ऐसे जो सबके अलग अलग है ना। NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चलता है, USA में चलता है, अमेरिका में। तो कहाँ कहाँ के देश के कौन कौन से हैं उनको एक थोड़ा देख लेंगे। कई बार क्या होता है प्रीलिम्स में पूछ सकता है, या आप कई बार मेंस का आंसर लिखते वक्त उसमें कोट्स कर सकते हैं ना। दूसरे लोगों से डिफरेंट आंसर दिखाने के लिए आपको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप, या कुछ उसमें जैसे एग्जाम्पल दे के कुछ अलग से लिख दिया, तो जो एग्जामिनर होगा उसको पता चलता है कि वाह इसको ये भी पता है, तो वो आपके आंसर लिखने के तरीके पे और आप कितनी चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि GS1 का GS1 में ख़त्म हो जाएगा, नहीं, आप अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो GS1 की चीज़ों को आप ऐसे में भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। और जैसे ऐसा नहीं कि जैसे ये पेपर 3rd में आता है तो सिर्फ पेपर 3rd में आएगा, नहीं, अगर इससे रिलेटेड कोई ऐसे में भी आता है तो वहाँ भी आप एग्जाम्पल में कोट्स कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कहीं भी कोट्स कर सकते हैं। बस आपके अंदर है कि आप सामने वाले को किस तरह से सेटिस्फाई कर पाते हैं कि जो मैं कह रही हूं या जो मैं कह रहा हूं उसका कहने का तात्पर्य यह है ना। जैसे आप या 2-4 लोग आपस में बात करते हैं तो कुछ लोग आपसे सहमत होते हैं, कुछ लोग असहमत हो जाते हैं, वो सेम उसी में होता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम म्यूचुअल फंड्स और इसके प्रकार। ठीक है, इसके बाद लिख लिया इंडेक्सेस। उसके बाद लिखेंगे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। फिर लिखेंगे पी नोट्स, नेक्स्ट लिखेंगे पी नोट्स, पी नोट्स। ठीक है, फिर लिखेंगे डिवेंचर्स, डिवेंचर्स ऋण पत्र बोलते हैं ना, डिवेंचर्स, है ना। फिर लिखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर मतलब बीमा क्षेत्र। इसके बाद लिखेंगे सेबी तथा IRDAI के बीच विवाद। ठीक है, इन दोनों के बीच में रेगुलेटिंग कर पावर को लेके विवाद हो गया था, तो ये क्या है, डिबेटेबल टॉपिक है, तो इस पर डिबेट करेंगे कि आखिर विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जो आजकल आपके बीच में बहुत फेमस हो रहा है क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी CRIPTO, क्रिप्टो CURRENCY करेंसी, एंड बिटकॉइन, बिटकॉइन। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी,
क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। और उसके बाद इधर लिख देता हूं, है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, है ना, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म IBC 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया। इनके बारे में बात कर लेंगे, क्यों लाया गया, कैसे कैसे काम करता है ना। जब कोई बंदा लोन लेके लोन चुकाने में अक्षम होता है तो ये कैसे काम करता है ना। NCLT, DRT, DRAT जो इनके ट्राइब्यूनल है उनके बारे में बात कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे, हो गया आप यहाँ तक। नेक्स्ट यूनिट, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इसमें हम देख लेंगे कि कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें लिखना पहला पॉइंट, जीडीपी कॉमा GNP, नहीं ये नेक्स्ट यूनिट थी, न्यू यूनिट थी यहाँ से, जहाँ से आपने लिखा है ना, यहाँ से दूसरी यूनिट, नेशनल इनकम जो जहाँ से, यहाँ से अगली यूनिट है, मतलब राष्ट्रीय वाली, ठीक है। ठीक है, NNP कॉमा GNP नहीं हुआ, लिखा था, चलो ठीक है। पर कैपिटा GDP, पर कैपिटा GDP, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। पर कैपिटा GDP और ग्रीन GDP, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ, राजकोषीय व्यवस्था। राजकोषीय व्यवस्था, इसमें लिखेंगे, अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए। राजस्व और पूंजी प्राप्तियां, पहला पॉइंट इसमें, राजस्व और पूंजी प्राप्तियां। सेकंड, राजस्व और पूंजी व्यय, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे, सरकार के सेकंड पे लिखे राजस्व और पूंजी व्यय, मतलब पहले में हम देखेंगे कि कितना हमारे पास इनकम आएगा। प्राप्तियों का मतलब है कि हमने कितना प्राप्त किया, रिसिप्ट, है ना। और एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, कितना खर्च करना है। उसके बाद लिखेंगे सरकार के विभिन्न प्रकार के घाटे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे FRBM एक्ट, FRBM एक्ट 2003 में लाया गया था इसको। उसके बाद लिखेंगे 15वें वित्त आयोग के, तो ऐसे लिख रहे हैं 15वां वित्त आयोग लिख लेना, सिर्फ मैं उसमें लिखवा दूंगा, है ना, 15वां वित्त आयोग। उसके बाद लिखेंगे वित्तीय क्षेत्र संबंधी विधायी सुधार, इसमें एक आयोग बना है FSLRC, उसकी बात कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सेल, PDMC, है ना, PDMC, हाँ। नेक्स्ट लिखेंगे
बजट की बजट कैसे कैसे बनता है ना, इसी में कॉमा करके लिख लेना इकोनॉमी सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आर्थिक सर्वेक्षण, कॉमा जेंडर बजट, जेंडर बजट इत्यादि। जैसे कि रेल बजट और आम बजट का विलय कर दिया गया, उस विलय के पीछे क्या क्या कारण है ना, पहले इन दोनों को अलग अलग क्यों बनाया जाता, तो इस पे अच्छे से डिबेट करेंगे, एक क्लास लेंगे आराम से बजट की और इसकी, ठीक है। नहीं, जनगणना इसमें नहीं आती, वो विविध में लेंगे, जनगणना विविध में ले लेंगे, और सारी चीजें जो भी छूट जाएंगी सब उसमें ले लेंगे, है ना। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट कर व्यवस्था, कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, है ना, कर व्यवस्था। इसमें लिखेंगे कर से संबंधित, कर से संबंधित विभिन्न संकल्पनाएं, मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, संकल्पनाएं। दूसरा लिखेंगे टैक्स स्लैब, टैक्स स्लैब, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फिर लिखेंगे GAAR, GAAR जर्नल एंट्री अवॉइडेंस रूल्स, ठीक है। फिर इसी में लिखेंगे नेक्स्ट TARC टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म कमीशन, है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे छोटे छोटे टॉपिक है इसी में, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग, कॉमा कॉमा प्रॉफिट शिफ्टिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड बेस इरोजन, BASE बेस इरोजन, बेस बेस नहीं बेस, BASE नहीं BASE नहीं, वो सेकंड फॉर्म लिख देना आपने, सिर्फ इतना लिखना है बेस इरोजन। तो ये चीजें जो बेस इरोजन है इसको हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, TARC है, इसको भी इसमें क्या हिंदी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे गूगल टैक्स, गूगल टैक्स ये किन कंपनियों पर लगाए जाते हैं सबकी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद लिखेंगे GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, ठीक है। फिर लिखेंगे ई-वे बिल, जैसे कि अगर आपको कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है तो ई-वे बिल लेना पड़ता है, उसकी देखेंगे ई-वे बिल, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, हाँ इसी में कंटिन्यू करेंगे, विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। और लिख देंगे अन्य महत्वपूर्ण, नेक्स्ट पॉइंट में अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जो गवर्नमेंट चलाती आ रही है ना, उन सब योजनाओं के बारे में बात कर लेंगे, अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट यूनिट में लिखेंगे आप विदेशी निवेश और
व्यापार, विदेशी निवेश और व्यापार, विदेशी निवेश और व्यापार। इसमें लिख लेना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ब्रैकेट में एफपीआई। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में, मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में एवं ई कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, अब बात करेंगे भुगतान संतुलन की। भुगतान संतुलन, ये जो सिलेबस जो मैंने आप लिखवाया इसमें आपके लगभग जो प्रीलिम्स है और जो मेंस है सारे क्वेश्चन इसमें समअप हो जाएंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस का रहे क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी का रहे। इकोनॉमी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करेंट ओरिएंटेड होते हैं, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है ना, बहुत चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती रहती, चेंजेबल टॉपिक है ना, डायनामिक है बहुत। उसके बाद लिखेंगे अमेरिकी रिसेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे यूरोजोन क्राइसिस, है ना, यूरोजोन संकट। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट लेट कन्वर्जेंस ट्रैप, लेट कन्वर्जेंस ट्रैप। इसके बाद लिखेंगे SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। SEZ के बाद लिखेंगे इसी में RCEP, है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे GSP। ये क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इस चक्कर में भी आप ना पढ़ें, आगे जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। यहाँ से खूब क्वेश्चन प्रीलिम्स में और खूब क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। लिखना भारत में खेतीहर परिवारों का वर्गीकरण, भारत में खेतीहर परिवारों का वर्गीकरण। नेक्स्ट लिखना कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, कि सरकार ने कृषि की संबंधित आय को बढ़ाना, जैसे किसान को आय को दोगुना करना, कौन कौन सी लॉज बनाए हैं ना, कौन कौन सी मंडीज बनाई, सब चीज़ों को हम इसमें समाप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे भूमि सुधार योजना। नेक्स्ट भूमि सुधार योजना, जैसे इसमें हदबंदी बनाई गई है ना, और सीलिंग बनाई गई, चकबंदी बनाई गई। चकबंदी क्या होती है, हदबंदी क्या होती है, हदबंदी होती है कि एक आदमी के नाम पे इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी, मतलब सीलिंग लगा देते हैं ना। और हदबंदी, सॉरी, चकबंदी का मतलब होता है कि एक आदमी है, उसके खेत
कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर, तो उसको खेती करने में मुश्किल होता है ना। हर जगह वो ट्यूबवेल नहीं लगा सकता है, हर जगह वो जो एग्रीकल्चर मशीनरी है वो यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी प्लॉटिंग छोटी छोटी है। तो चकबंदी का काम करता है, इन सबको एक जगह उसको एक प्लॉट दे दिया जाता है उसको कि आप ले लीजिए, जैसे ये 2 बीघा 2 बीघा 2 बीघा और 1 बीघा, तो टोटल 2 4 6 और 1 7, तो लगभग 7 बीघा उसको दे दी जाएगी। कम बढ़ती भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी रेट कितनी है। मान लो आपकी अनुपजाऊ है, बंजर भूमि है, तो आपको फर्टाइल लैंड तो नहीं दी जाएगी किसी दूसरे की, क्योंकि कोई दूसरा किसान भी तो उसको लेगा ना। तो इस तरह से जमीन थोड़ी घटती बढ़ती रहती है, चकबंदी का मतलब ये होता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी आपने देखा था 1-2 साल पहले दिल्ली के चारों तरफ सिंधु बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आकर बैठ गए, तो लगभग 1-1.5 साल बैठे रहे थे, है ना। तो एमएसपी वगैरह को लेके वो रूल्स थे, उन्हीं को लेकर वो परेशान थे। अब उसमें कितने परेशान थे और कितना उनका पॉलिटिकल डायमेंशन था वो तो वो जाने में, उस पर डिबेट नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद लिखेंगे पीडीएस, जन वितरण प्रणाली। जन वितरण प्रणाली जिसमें लोगों को अनाज मिलता है ना। बीपीएल राशन कार्ड वाले जो होते हैं उनको जाके अनाज मिलता है ना, 5 किलो अनाज मिलता है पर पर्सन। चावल, राइस है ना, व्हीट, गेहूं, पल्सेस, दाल वगैरह सब उसमें अलग अलग प्राइस पे दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड की मतलब, अब चाहे जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूं तो मैं कहीं राजस्थान चला जाऊं या दिल्ली आ जाऊं, वहां भी राशन ले सकता हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरा गांव का बना हुआ राशन कार्ड है और मैं अपनी फैमिली को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो मुझे ज़रूरत तो यहाँ पर है लेकिन मेरा राशन वहाँ पर है, अब वहाँ कोई उसको लेने वाला नहीं है, तो कई बार क्या है वो ब्लैक मार्केटिंग में डंप हो जाता है, ब्लैक चला जाता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। इसी में छत्तीसगढ़ मॉडल भी आता है, छत्तीसगढ़ मॉडल को भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, है ना। उसके बाद करेंगे, लिखेंगे एपीएमसी। एपीएमसी एपीएमसी एक्ट 2003 तथा 2017 में किया गया इसका संशोधन, 2017 में इसको अमेंडमेंट किया गया था। उसकी बात कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उठाए गए कदम। कहते हैं ना कि किसान की आय को दोगुना कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रधानमंत्री, नेक्स्ट पॉइंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें किसान को हर तिमाही पे 2000 रुपये उसके अकाउंट में दिए जाते हैं। ठीक है, अपनी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अगर जैसे कोई फसल है उसका बीज वगैरह लाने के लिए उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भी दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं प्रधानमंत्री, नेक्स्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना 2.0, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0। उसके बाद लिखेंगे खाद्य प्रसंस्करण, फूड इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में खाद्य प्रसंस्करण, है ना, प्रोसेसिंग करके, जैसे कि पहले मक्का था, मेज था, उसको प्रोसेसिंग करके क्या बना दिया, कॉर्न बना दिया। ठीक है, जैसे आलू था उसको प्रोसेसिंग करके क्या बना दिया, चिप्स बना दिया। तो जो प्रोसेसिंग फूड होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक रुक सकते हैं। जैसे कि दूध है, आप कितने दिन तक रोकेंगे, 1 दिन तक,
2 दिन तक, 3 दिन तक, लेकिन उसको जब आप मट्ठा बना देंगे, छाछ बोलते हैं, उसको बना देंगे प्रोसेसिंग करके तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक, लेकिन जब उसको प्रोसेसिंग करके आप घी बना देंगे तो काफ़ी दिनों तक, साल साल तक, 2-2 साल तक घी कहाँ खराब होता है ना, अगर सही से उसको रखा जाए, मॉइस्चराइजेशन वहाँ वो मॉइस्चर ना पहुँचे ना, अगर आप ऐसे रख देंगे तब तो खराब होना है लाजमी है। उसके बाद लिखेंगे कृषि में लिखिएगा, इसी में कंटिन्यू, कृषि में सहायकी, सब्सिडी बोलते हैं ना, एग्रीकल्चर में सब्सिडी भी दी जाती है 2 तरह से, डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी, दोनों की बात कर लेंगे। और एग्रीकल्चर में एक और चीजें ऐड करते हैं हम, पशुपालन, लिख लेना, पशुपालन, पशुपालन। इसमें हम सारी चीज देखेंगे कि एग्रीकल्चर का कितने % कंट्रीब्यूट होता है इंडिया की जीडीपी में। जैसे अगर ये बात करें तो 15 से 20% तक कंट्रीब्यूट रहता है, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था लगभग 50% तक कंट्रीब्यूट करती थी एग्रीकल्चर। तो आखिर कौन से कॉजेज रह गए हैं जिसके कारण से जो 50% का कंट्रीब्यूशन घटकर 15% तक आ गया है ना। लगभग 50 से 60% जनसंख्या तब भी डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पर, और अब भी डिपेंडेंट है 50% लगभग। तो ऐसा कौन से कारण है कि जो जनसंख्या वहां से निकल ही नहीं पा रही है, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे उद्योग, इंडस्ट्री, हाँ नेक्स्ट यूनिट, उद्योग, इंडस्ट्री, उद्योग, इंडस्ट्री, लिखना। नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे हम, भारत में औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भारत में प्लानिंग, भारत में प्लानिंग और उससे संबंधित मुद्दे। तो इसी में हम क्या कर लेंगे, जो हमारा योजना आयोग है उसको पढ़ लेंगे और जो नीति आयोग है उसको भी कर लेंगे, क्योंकि योजना आयोग को ही खत्म करके क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया है ना। दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, दोनों का अप्रोच क्या है काम करने का, आखिर योजना आयोग क्यों बंद किया गया, नीति आयोग क्यों चलाया गया, दोनों का टारगेट क्या क्या रहता है, सारी चीजें है ना, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, सब चीज देखने हैं। उसके बाद लिखेंगे महारत्न, महारत्न कौमा नवरत्न, नवरत्न तथा मिनीरत्न कंपनियां, तथा मिनीरत्न कंपनियां। कि आखिर किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस देने के लिए उस कंपनी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना, या किसी कंपनी को मिनीरत्न कंपनी का स्टेटस देने के लिए क्या चीज़ होनी, जैसे अभी कोई कंपनी होती है ना कि इस कंपनी को हाल फिलहाल में महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया है, तो प्रीलिम्स में आ सकता है कि किस कंपनी को महारत्न का स्टेटस दिया होगा। लेकिन मेंस में अगर इसको आए एग्जाम तो ऐसा आएगा क्वेश्चन कि अभी हाल फिलहाल में भारत में महारत्न कंपनी, बता रहा हूँ इसे मैं लिखवाऊंगा, है ना, महारत्न कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, या लगातार, या ये कहते हैं कि बहुत सीमित है, कुछ भी कह सकते हैं ना, अपने विचार रखिए। आपको बता देना कि महारत्न कंपनियां का स्टेटस ये है, टोटल इतनी कंपनियां हैं, उनमें से 2-4 के नाम दे दीजिएगा और अपना व्यू लिख दीजिएगा, अच्छा ये ऐसा होने के पीछे ये व्यूज हैं। लेकिन अगर ऐसा ऐसा किया जाएगा तो ये कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, है ना, ऐसी तो होगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विदेशी निवेश, सॉरी विदेशी निवेश नहीं, विनिवेश, विनिवेश, विनिवेश तथा तथा निजीकरण, तथा निजीकरण, निजीकरण। जैसे कहते हैं ना कि ये चीजें रेल बेच दी, ये पोर्ट बेच दिया, तो हम देखेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या फर्क होता है ना। उसके बाद लिखेंगे रणनीतिक, रणनीतिक विनिवेश नीति,
रणनीतिक विनिवेश नीति। इसके बाद लिखेंगे NIMZ, NI, हाँ मतलब नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, NIMZ लिखेंगे। फिर न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति क्या रही है, न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी, ठीक है। फिर एक रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी कैसे की जाती है, अभी तो हाल फिलहाल में इसको बंद कर दिया गया है ना, तो इसलिए चर्चा में भी है, तो मैं आपको इसको लिखवा दूंगा। इसके बाद लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल। इसमें कई सारे मॉडल जैसे BOT, BOOT है ना, वो क्या क्या है सब चीज़ों की बात कर लेंगे, है ना। TOT बहुत है, इसमें लगभग 6-7 हैं, तो उसकी की बात करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि कोविड के बाद, कोविड से रिलीफ या उससे उभरने के लिए नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने बोला था कि इतने करोड़ का हम आत्मनिर्भर अभियान देंगे। इसके क्या क्या पिलर हैं सबकी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट यूनिट, संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो लिखे थे, है ना, हाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। इसमें लिखेंगे पहला वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, वर्ल्ड बैंक और IMF, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, ठीक है। मसाला बॉन्ड के बाद लिखेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे दोहा विकास सम्मेलन, लिखो इसमें दोहा विकास सम्मेलन। नेक्स्ट लिखेंगे बाली सम्मेलन, बाली सम्मेलन, नैरोबी सम्मेलन, नैरोबी सम्मेलन, नैरोबी सम्मेलन। नेक्स्ट लिखेंगे ट्रिप्स, TRIPS, ट्रिप्स, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे पेटेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट, है ना। और इसके बाद लिखेंगे GI, भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक, जैसे कि दिया जाता है ना कि दार्जिलिंग की चाय को, या कहीं की साड़ी को, या लड्डू को, है ना। और लड्डू अभी चर्चा में भी था कि वहाँ पर उसमें कुछ मिलाया जा रहा है, मीट वगैरह कुछ जो भी है वो जाने, है ना, हाँ जो भी मिलाया जा रहा है, तो उसकी चर्चा में भी था, तो बात कर लेंगे। 10 साल तक के लिए दिया जाता, पेटेंट 20 साल के लिए दिया जाता, कैसे कैसे दिया जाता, कौन सी संस्था देती हैं पेटेंट देने के लिए, क्या क्या डायमेंशन होते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसकी सब भी बात करेंगे। तो आज पहला हेडिंग डाल लेते हैं मुद्रा स्फीति। तो ये सिलेबस हो गया कंप्लीट। आज मैंने आपको सिलेबस पूरा डिक्टेट कर दिया कि हमको क्या क्या पढ़ना है। आप PYQ अगर देखना चाहें तो इससे मिलाकर देख सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स का हो
या चाहे मेंस का हो, PYQ इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और 100% तो किसी की सियोरिटी नहीं रहती है, क्योंकि यूपीएससी है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, ठीक है। डालिए हेडिंग इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का जर्नल मतलब होता है महंगाई, लेकिन महंगाई तो इसका एक कॉजेज हो गया, है ना। तो अगर मैं कहूँ इन्फ्लेशन का मतलब होता है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाना, जिसके द्वारा उस देश की घरेलू करेंसी की क्रय क्षमता कम हो जाती है। जैसे मानो ये मेरे पास एक पेन है, पहले एक 100 रुपये का मैं करेंसी ले रहा था, मतलब 100 रुपये का नोट ले जाता था और इसको क्या कर लेता था, एक पेन ये वाला खरीद लेता था। हालांकि इसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। लेकिन इस पेन का प्राइस क्या हुआ, ऐसे एरो बना देता हूं ना, ऊपर जाने के लिए इंक्रीज और नीचे जाने के लिए, तो प्राइस इंक्रीज हुआ इस पेन का। तो अब ये 100 रुपया में बाय नहीं कर पा रहा हूं, तो या तो मैं ये कह दूं कि पेन का प्राइस बढ़ने के कारण इसकी क्रय क्षमता, तो ऐसा कहना गलत होगा क्या? बिल्कुल गलत नहीं है ना। तो मतलब क्या कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी की दशा को हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं, जिससे किसी देश की घरेलू करेंसी की क्रय क्षमता कम हो जाती है ना। क्योंकि पहले 100 रुपए का नोट लेके जा रहा था, पेन लेके आ जा रहा था, अब 100 रुपए के नोट नहीं लेके जा रहा था, इसके साथ साथ हमको मान लेते हैं एक 5 रुपये का सिक्का भी खर्च करना पड़ा, तब मैं इसको खरीद पा रहा हूं। तो जो ये 5 रुपया है, ये किसके लिए जा रहा है? इन्फ्लेशन के लिए, क्योंकि ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन जो बायर है वो 5 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, एक्स्ट्रा खर्च करेगा, ठीक है। इकोनॉमी का आप अपने ऊपर रख के देखिए कि आप एक पेन लेने जा रहे थे, आप 100 रुपये में पहले उसको पेन को ले आ रहे थे, लेकिन अब उसका क्या है कि प्राइस बढ़ गई, क्योंकि महंगाई है। अब महंगाई क्या तरह से होती है उसको भी मैं समझा दूंगा। महंगाई है मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया है, मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। तो अब आप 100 रुपये में ना लेके पा रहे हैं, बल्कि 105 रुपये में उसको ले पा रहे हैं। तो जो 5 रुपये का आपके पास बर्डन पड़ रहा है, ये इन्फ्लेशन के कारण बढ़ रहा है। इसी को इन्फ्लेशन टैक्स भी बोलते हैं, कि जो 5 रुपये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ये लगभग एक हम पे टैक्स के रूप में ही तो है, तो इसको इन्फ्लेशन टैक्स बोलते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब जिनके पास सरप्लस होता है, समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो गरीब होते हैं और एक अमीर होते हैं। तो जो गरीब होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो दिहाड़ी मजदूरी मान लेते हैं, तो डेली का लाते हैं और डेली का उसको खाते हैं, फिर अगले दिन फिर जाते हैं ना, मतलब डेली का कमाना, डेली का खाने वाली बात है। लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो क्या काम करते हैं? उनके पास सरप्लस होता है, वो उस सरप्लस को किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया था, है ना, जो कि है नहीं 1 करोड़ रुपया, लेकिन मानने में कुछ होता थोड़ी है। 1 करोड़ रुपया मैंने मान लिया, मेरे पास सरप्लस है, तो मैंने क्या काम किया? इन्वेस्ट कर दिया। कहां? शेयर मार्केट मान लेते हैं, है ना, या कोई प्लॉट खरीद लिया, या कोई हाउस वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं, है ना। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इधर भी बढ़ेगा प्राइस, है ना। तो मानो 1 करोड़ कितना हो गया? 1.1 CR, है ना। 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है। तो जो 10 लाख रहा, ये तो मेरी इनकम हो गई,
तो इस 10 लाख से मैं इसको ढकने की कोशिश करूंगा, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? गरीब लोगों पर। दूसरे आसान शब्द मैं कहूं कि जो गरीब डेली के कमाने डेली के खाने वाले लोग होते हैं, सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति का प्रभाव उन्हीं लोगों पर पड़ता है, क्योंकि उनके पास सरप्लस नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ जिनके पास सरप्लस होता है, जो समाज में धनी लोग हैं, वो अपने पैसे, सरप्लस पैसे को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो वहां से प्रॉफिट बनता है और जो इन्फ्लेशन के कारण उन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था, दोनों को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो इतना लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जैसे कि कोई करेंसी होती है, जैसे मान लेते हैं पहले 1 रुपया है या 25 पैसे से मानते हैं, है ना, आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि क्या है, 25 पैसे का सिक्का होता था। पहले 25 पैसे के सिक्के में आप कुछ चीज खरीद सकते थे, तो मार्केट में बना हुआ था। लेकिन समय के चलते चलते, इन्फ्लेशन के चलते चलते महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो 25 पैसे में कुछ भी चीज खरीदी नहीं जा सकती थी, इसलिए इसको बंद कर दिया। और दूसरा एक कारण ये भी होता है कि जो किसी भी चीज, जो सिक्का बनाया जा रहा है, उसमें बनाने में किसी भी हालत में खर्चा उसकी प्राइस वैल्यू से या उसकी फेस वैल्यू से सदैव कम रहना चाहिए। मान लीजिए मैं 25 पैसे का सिक्का बना रहा हूं, उस 25 पैसे के सिक्के को बनाने में मेरी 1 रुपया कॉस्ट आ जा रही है, क्योंकि उसमें मेटल है ना, फिर उसको मिंट करने में लेबर लग रही है, फिर उसको सर्कुलेट मार्केट में करने में, तो इसलिए कारण ये 25 पैसा बंद हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी बाजार में सबसे छोटा जो सिक्का है वो कौन सा है? 50 पैसे का। लेकिन उसके साथ आरबीआई ने कुछ रूल्स लगा रखे हैं कि अगर आपको पेमेंट करना है 50 पैसे के सिक्के से, तब आप सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये तक के सिक्कों से, 10 रुपये तक का पेमेंट उसके द्वारा कर सकते हैं। आप आरबीआई के पास जा सकते हैं, उसका काउंटर बना हुआ है आपके पास। अगर 25 पैसे के सिक्के हैं तो आप 50 पैसे के, है ना, 25 पैसा का बंद हो गया, 50 पैसे के सिक्के, तो आप उसके काउंटर पे जा सकते हैं और 10 रुपया चेक करा सकते हैं, अपने ला सकते हैं या आप अपने अकाउंट में भिजवा सकते हैं। दूसरा, आपने कभी भी किसी भी चीज का प्राइस इस तरह से नहीं देखा होगा, जैसे 100.25 देखा है, ऐसे नहीं देखा ना, लेकिन गारंटी दे रहा हूं आपने इस तरह से जरूर देखा होगा। 100 रुपये प्लस 50 पैसे, तो इसका मतलब है कि 50 पैसा अभी भी चलता है। मैंने अपनी बात प्रूव कर दी। ठीक है, तो अब जो मैंने अभी तक समझाया इसकी डेफिनेशन और इसको लिख लेते हैं। फिर जब आगे बात करेंगे कॉजेस के आधार पर, कारणों के आधार पर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, आखिर जो प्राइस है ये बढ़ा है, ये किसी कॉजेस से तो बढ़ा ही होगा, है ना, उसके पीछे पीछे क्या क्या कारण है उन सबको हम डिस्कस और उसको लिखवा भी दूंगा। तो अभी इतना लिख लेते हैं, इन्फ्लेशन, है ना, इसके नीचे लिखना चालू करेंगे। इसके लिए नीचे लिखना चालू करेंगे, वस्तु एवं सेवाओं, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी की दशा जिससे मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होती है, कॉमा, मुद्रास्फीति कहलाती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे महंगाई कहते हैं।
मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण उपभोग महंगा हो जाता है, उपभोग महंगा हो जाता है, तथा बचत, तथा बचत, तथा बचत स्वतः नीचे आ जाती है, यह बचत स्वतः कम हो जाती है, बचत स्वतः कम हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे? मैं देखो आपको समझा देता हूं बचत कैसे कम हो जाती है। अभी एक आदमी है, मान लेते हैं A1 पर्सन, जो डेली कमाता है, डेली के वो 300 रुपये, है ना, 300 रुपये कमा लेता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि 100 रुपये पहले वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर रहा था पर डे में। अब जो कि प्राइस बढ़ी, पेन लिख देते हैं ना, बुक लिख देते हैं, या फीस वगैरह जो सब लिख देते, पहले 100 रुपये खर्च करता था, वो बढ़ा के कितने कर रहा था? 105। मतलब पहले की सेविंग में 5 रुपये की कमी हुई, है ना। पहले वो कितने बचा रहा था? 200, अब कितने बचा रहा? 195। इसके साथ साथ पहले मान लेते हैं वो 50 रुपये किस पे खर्च कर रहा था? नहीं, डेली के कामों पर, जैसे दूध हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, 50 रुपये मान लेते हैं, या 100 मान लेते हैं। चलो ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपके लिए भी, और मेरे लिए भी आसान हो जाएगी, है ना। 100 खर्च करता था, और 100 रुपया सेविंग में, क्योंकि 100 भाई यहां खर्च कर रहा है ना, 100 यहां पर खर्च कर रहा है, और 100 यहां पर 300, मतलब 300 टोटल कमा रहा है, तो 100 रुपया उसका सेविंग में चला जा रहा था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। लेकिन 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 क्या हुआ कि अब वो 105 कर रहा है, और इधर भी मान लेते हैं 105 ही करने लगा, है ना। तो टोटल कितने खर्च कर रहा है? 210, और अब सेविंग कितनी कर पा रहा है ना? 90 रुपीज। तो यही है कि डेली वेज वाले जो कमाते हैं उन पर इसके ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो जो कंजप्शन है ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा, क्योंकि जब सब चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, मान लीजिए आप गए मार्केट, आपके पास 100 रुपये का एक नोट था, आपने लेनी है पेप्सी, मान लेते माजा लेनी है, तो पहले मिलती थी 35 की, तो जो बचे 65 रुपये थे उनको आप बचा ले रहे थे, और 5 रुपये लगते थे रिक्शे से जाने के लिए, तो टोटल कंजप्शन 40 रुपये का, तो टोटल सेविंग 60 रुपये की। आपको पॉकेट मनी मिल रही है 100 रुपये, यहाँ से आप जल्दी समझेंगे पॉकेट मनी से, है ना। लेकिन अब क्या है कि अब माजा का प्राइस 40 हो गया, और ऑटो से जाने का प्राइस 10 रुपया हो गया, तो आप कितना खर्च कर दे रहे हैं? 50 रुपया, और आपके पास सेविंग 50 रुपये, है ना। तो सेविंग भी घटी और कंजप्शन बढ़ गया, है ना। ठीक है, तो यहां तक लिखवा दिया। लिखना जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे इसी में, जैसे जैसे मूल्य में बढ़ोतरी होती है, मूल्य में बढ़ोतरी होती है, मूल्यों में बढ़ोतरी होती है, तो करेंसी की क्रय क्षमता कम हो जाती है, क्रय क्षमता कम हो जाती है,
और किसी एक समय के बाद, किसी एक समय के बाद, किसी एक समय के बाद करेंसी की क्रय क्षमता, करेंसी की क्रय क्षमता शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। अर्थात उस करेंसी को, अर्थात उस करेंसी को, उस करेंसी को अर्थव्यवस्था से बाहर, अर्थव्यवस्था से बाहर, अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है, अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है। बाहर करने का मतलब आरबीआई उसको अपने पास ले लेती है और नए सिक्के छापने बंद कर देती है, उनको गलाकर नए सिक्के दूसरी करेंसी के छापती है। जैसे कि अभी कई बार आप देखते होंगे कि गांव वगैरह में आप जाते हैं 1 रुपए के सिक्कों को लेकर, तो उसको नहीं लेते हैं लोग, छोटे वाले बोले ये बंद हो गया, आरबीआई ने बंद कर दिया। जबकि ऐसा नहीं कि उसने कहा था कि हम नए सिक्के अब नहीं छापेंगे, तो लोगों ने सोच लिया कि अब ये क्या काम करेगा, अब ये बंद हो जाएगा। अगर हमने ले लिया, हमारे पास 10-15 सिक्के रह गए तो हमारा लॉस हो जाएगा, है ना। इसके बाद लिखेंगे वर्तमान में भारत में प्रयोग होने वाली, वर्तमान में भारत में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी मुद्रा, सबसे छोटी मुद्रा 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है। अब जो मैंने ये लिखवाया, ये आपको समझाया, अब इसको लिखवा देते हैं ना, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। चेंज द पैराग्राफ एंड राइट। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव, मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव समाज में, समाज में निर्धन वर्ग पर पड़ता है, समाज में निर्धन वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि उनके पास, क्योंकि उनके पास, क्योंकि उनके पास, क्योंकि उनके पास अधिशेष नहीं होता है, अधिशेष नहीं होता है। इस कारण उनका उपभोग, इस कारण उनका उपभोग, उनका उपभोग प्रभावित होता है, उनका उपभोग प्रभावित होता है ना। तो जैसे स्लम्स है होते हैं ना, स्लम्स में आप देखेंगे बच्चों का जो असलियत में जो चीज़ खानी चाहिए उसको नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वियर ही नहीं कर पाते हैं, है ना, उसको खरीद ही नहीं सकते हैं। तो आपको वहाँ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, है ना, गरीबी, बीमारी, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कहते हैं ना कि जब गरीबी आती है तो सिर्फ गरीबी नहीं आती है, उसके साथ साथ कुपोषण आता है, अशिक्षा आती है, और सारी चीज़ें, बीमारी आती है, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके आती है। तभी तो आप देखें कि जो स्लम्स एरिया होंगे, एज 18 साल बच्चे की, हाइट छोटी, या फिर एज 18 साल या एज 5 साल, सर इतना बड़ा, या फिर पेट इतना बड़ा, है ना, वो निकला हुआ नहीं हो तो वो छोटा सा बच्चा रहेगा, टांगे उसकी, लेग्स जो है और उसकी आर्म जो है वो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन पेट उसका बाहर रहेगा। ऐसा नहीं कि वो मतलब मोटापे से ग्रसित, नहीं, क्योंकि उसको प्रॉपर कुपोषण सॉरी प्रॉपर उसको न्यूट्रेंट नहीं मिल पाए, ना ही उसकी माता को, मदर को, है ना। आपको पता होगा एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हमारे यहाँ जो पीवीटीज हैं, जो जनजाति हैं, उनमें एक सबसे आम बीमारी है वहाँ की फीमेल्स में, वहाँ की वुमेन्स में, है ना। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी, है ना। और खून बनेगा कब? जब अच्छी अच्छी चीज़ें खाई जाएंगी। लेकिन वो अच्छी चीज़ें क्या, वो दो वक्त की रोटी भी खाने के लिए नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जबकि समाज के,
जबकि समाज के धनी वर्ग के पास अधिशेष होता है, अधिशेष होता है, अधिशेष होता है, अधिशेष होता है, जिसका प्रयोग वह निवेश के द्वारा लाभ उत्पन्न कर लेता है, लाभ उत्पन्न कर लेता है, लाभ उत्पन्न कर लेता है, जो उपभोग पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को, उपभोग पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को लगभग शून्य कर देता है, लगभग शून्य कर देता है, लगभग शून्य कर देता है। जैसे मैंने अभी बताया था इधर कि उसने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख और 10 लाख का प्रॉफिट बना के निकल गया, और जो 10 लाख चीजें हैं, क्योंकि उसको पता है कि डेली उसका उस साइड में प्रॉफिट हो रहा है, तो जो उसके कारण ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था ड्यू टू इन्फ्लेशन, इसको वो काउंटर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, मुद्रास्फीति के कारण ऋण देने वाले को हानि, ऋण देने वाले को हानि तथा ऋण लेने वाले को लाभ होता है, ऋण लेने वाले को लाभ होता है, ऋण लेने वाले को लाभ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज जाएं और लोन ले आएं, है ना इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं, वहां से लेके इन्वेस्ट करते हैं। मान लो आपने 4% पर किसी से ब्याज लिया और इन्फ्लेशन है 6%, तो 2% तो एक्स्ट्रा है, तो लोग बहुत शातिर हैं इंडिया के, तो लगा देते हैं पैसा और 2% एक्स्ट्रा बना के 4% आपको लौटा देते हैं। आप भी खुश हो जाते हैं कि हमको 4% मिल गया है। और बैंक्स क्या करते हैं, आपको सेविंग अकाउंट में पैसा लेंगे और आपको लगभग 4% के करीब ब्याज देंगे। अगर आप लौट कर जाओ कि सर हमको लोन देना है, तो बोलेंगे सर 7%, 8%, 9%, क्योंकि बैंक के पास अपना कोई पैसा थोड़ी नहीं होता है, हम लोगों का ही पैसा होता है जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में रखा हुआ होता है ना। ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद लिखेंगे किसको, हाँ, प्राइवेट बैंक को ये फायदा होता है कि मान लीजिए एक बैंक है एक्स, है ना, मान लीजिए HDFC मान लेते हैं, नाम से समझ में आ जाएगा ना, HDFC बैंक है, प्राइवेट बैंक है ना। RBI क्या काम करता है, बैंक के लिए बैंक का कार्य करता है और गवर्नमेंट के लिए भी बैंक का कार्य। हम सीधे जाके अकाउंट RBI में नहीं खुला सकते, वहां से बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होंगी, तो किससे होंगी, इन बैंकों से। तो ऊपर RBI है ना, और यहां पर एक पर्सन है X, अब इसको लोन की जरूरत है, तो यहां पर A से लेके और मान लेते हैं F तक लोग हैं, ABCDEF ऐसे करके लोग हैं। इन सब ने अपना पैसा यहां पर अपने अकाउंट में रखा हुआ है या फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखा हुआ है, क्योंकि करंट अकाउंट के रूप में रखा हुआ पैसा या सेविंग अकाउंट के रूप में रखा हुआ पैसा कि कभी भी उसको जो कस्टमर होता है वो कभी भी निकाल सकता है ना। आपने आज पैसे डाले, आपका मन हुआ, आप गए अकाउंट से विड्रॉ कर लाए, है ना, 24/7 अकाउंट से विड्रॉ हो जाते हैं। आपको पता होगा UPI के माध्यम से, पेटीएम वगैरह, ATM वगैरह बहुत चीजें हैं। लेकिन अब ये आया इसके पास HDFC कि सर हमको पैसा दीजिए, क्यों, क्योंकि हमको जरूरत है। तो ये सब मैं बैंकिंग बताऊं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इजी वे में बता देता हूँ, वहां रेट वगैरह सारी चीजें बात करेंगे। तो यहां से पैसा लाएगा, ठीक है, सपोज कर लेते हैं 6.5% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लाए, इसको रेपो रेट बोलते हैं।
नहीं, आरबीआई सब बैंकों को देता है, क्योंकि आरबीआई की जिम्मेदारी है, जैसे घर के जो पिता होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि चाहे उसका निठल्ला बेटा ही सही, उसको रोटी तो देगा ही देगा, है ना। ये नहीं कहेगा कि बाहर निकल रोटी नहीं, हाँ से कि गुस्से में लताड़ सकता है लेकिन भगा नहीं सकता है। हाँ वो आप धीरे से रखें, जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, है ना। एक साथ हम सारी चीजों को समझ नहीं सकते, है ना। तो मैंने आपको बताया था पीसीए, प्रॉम्प्ट करप्ट डेटा एक्शन, जो इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा विलय कर देंगे, मर्जर कर देंगे, कर लो आप काम, है ना। जैसे आप दो लोग हैं, आप बैठे हुए लोग हैं आप दोनों, और आपका क्या हुआ कि मैंने ये काम बताया कि ऐसे ऐसे करो, बोले आप नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग, तो आपके नोट्स लिखो, उसको दे देंगे, बोले आज से ये सब सामान आप संभालेगा, आप जाइए। ऐसे जैसे इलाहाबाद बैंक का मर्जर किसके साथ कर दिया, इंडियन बैंक के साथ, ठीक है। बहुत सारे बैंक के सबका कर दिया, इधर उधर कर दिया सबका, ठीक है। तो मैंने 6.5% पे लिया है, तो अभी 6.5% पे तो नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसको अपने सारे खर्चे भी तो निकालने हैं, जिस बिल्डिंग में खुला हुआ होगा वहां का खर्चा, वहां के एम्प्लॉयज की सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये आएगा इसके पास, बोले हाँ हाँ लोन दे देंगे आपको, बोले कितना 7.5% पे। तो मैंने पहले जब सिलेबस लिखा था तब भी बताया था कि अगर आरबीआई रेट घटाती है तो हमको लोन भी सस्ता मिलता है, सस्ती ऋण नीति। दूसरा कि अगर आरबीआई रेट बढ़ाती है तो हमको ऋण भी महंगा मिलता है, महंगी ऋण नीति, दोनों चीजें लिखवाई थी, डिस्कस करेंगे। मानो ये क्या कम करता है कि बोलता है कि इस बार 6.5 नहीं, इस बार हम देंगे आपको 5% पर, ठीक है, 5 भी 6 बन गया 5% पे, तो हम भी कह देंगे कि ठीक है अब हम तुमको देंगे 6%, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है। अब लिखेंगे इसके में कारण के आधार पर, कारण के आधार पर मुद्रास्फीति को तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे हमने देखा ना, प्रकार देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, तो हम देख रहे हैं अब कॉजेज के आधार पर। पहला लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हिंदी में भी लिख लेना, सॉरी इंग्लिश में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। दूसरा लिखेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और तीसरा लिखेंगे, लिखोगा मांग जनित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति, और तीसरा लिखेंगे संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर लिख के एल लगा देंगे, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन लिख दिया। अब हम इसमें बात करेंगे सबसे पहली का, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। डिमांड पुल का इन्फ्लेशन क्या है, मांग जनित, जैसे कि ये पेन है ना, 100 पेन मार्केट में आते हैं, मतलब बेचने के लिए आते हैं, नॉर्मल कंडीशन ये है ना। इस पेन का प्राइस है 100 रुपये, नहीं मान लेते हैं 20 रुपये मान लेते हैं ना, पर पेन कितने 20 रुपीज पर
पीस, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। पर पीस कितनी है इसकी प्राइस? 20 रुपये। क्योंकि 90 या 100, मतलब 100 ही मान लेते हैं, 100 ही क्या है? खरीदने वाले हैं, ठीक है। कंडीशन नॉर्मल। एक कंडीशन ये मान लेते हैं, क्योंकि अभी भी कितनी बन रहे हैं? 100 पेन बन रहे हैं, और खरीदने वाले 150। भाई डिमांड ज्यादा बढ़ गई ना, खरीदने वाले कितने हैं? 150, 150। अब इसके प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे? जैसे आपका ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है, कोविड के दौरान इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि इनके प्राइस बहुत ऊपर आसमान छूने लगे। पहले कौन जानता था डिजिटल बोर्ड? बताइए, कितनी कोचिंग्स में लगे हुए थे? नहीं थे ना। जो बड़ी बड़ी कोचिंग से बहुत बड़ी, या मतलब रेयर केसेस में लगे हुए हैं, बाकी पेन टैब वाले थे सबके यहाँ, लेकिन अभी लगे हुए हैं। किसके यहाँ पीटीजेड कैमरा लगा हुआ था? क्योंकि ऑनलाइन नहीं चलते। तो कौन जानता था? जूम, है ना। तो जूम ने भी क्या काम किया कि सर आप 40 मिनट तक का ही एक्सेस ले सकते हैं उस पर फ्री में। अगर आपको 2 घंटे क्लास लेनी तो आपको बाय करना पड़ेगा प्रीमियम प्लान, है ना। उसके बाद कितने टीचमेंट आ गया, क्लास प्लस आ गया, ये सब क्या है? डिमांड ही तो बढ़ी है। पहले जो ऐप होते थे क्लास में जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, लेकिन जब क्लास ऑनलाइन जाने लगी तो ऐप्स की जरूरत पड़ेगी। जो ऐप्स की जरूरत पड़ेगी तो ऐप्स को बनाने वालों की जरूरत पड़ेगी, तो उनका भी प्राइस, वो भी सैलरी कितने मांगेंगे? ज़्यादा। तो सेम वही 100 पेन बन रहे थे, 150 खरीदने वाले थे। तो अगर मेरे पास 10 पेन है, 100 पेन है, पहले मैं 20 रुपये में बेच रहा था, तो इस बार तो 20 में नहीं बेचने वाला, मैंने कर दिया 30 रुपया, 30 रुपीज़ पर पीस। हाँ, या पीस या पेन मान लेते हैं ना। तो जो ये बढ़ा है 10 रुपया, ये किसके कारण बढ़ा है? नहीं, डिमांड के कारण, है ना। क्योंकि डिमांड ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका दूसरा भी कि या फिर सप्लाई कम हो जाए, है ना। मान लीजिए ये तो क्या होगा? डिमांड के कारण, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कंडीशन ये है कि 100 ही बायर है, 100 पेन बना रहे थे पहले, और 100 बायर तो सब चीज ठीक ठाक चल रही थी। 100 ही बायर अब हैं, मतलब बायर का मतलब खरीदने वाले, लेकिन सप्लाई घट गई है। सप्लाई कितनी हो गई? 80 हो गई, है ना। तो फिर से प्राइस बढ़ेंगे। ये किसके कारण बढ़े? सप्लाई के कारण। तो इकोनॉमी में जो सीधा होता है उसका उल्टा भी वैसा ही चलता है। जैसे मैंने इन्फ्लेशन में पहले ही बताया था कि मतलब इसका प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन, या मैं कह दूं कि जो हमारे यहाँ की 100 रुपए की नोट था उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, तो इन्फ्लेशन है ना। जैसे आप पहले जा रहे थे 1 रुपए में 6 टॉफी लेके आते थे, अब 1 रुपए में 2 टॉफी लेके आते हैं, तो क्या हो गया? उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई, तभी तो आप 2 लेके आए हैं, है ना। जबकि टॉफी के रेट बढ़ गए। दोनों चीजें वाइस वर्सा चलती हैं। तो आप जब भी इकोनॉमी पढ़े अपने आप को लेके सोच के देखें कि जब मैं पैसे लेके जाती थी तो पहले मैं 5 रुपए में वहां से वहां चली जाती थी, लेकिन अब 5 रुपए नहीं लगते। क्यों? 5 से ज्यादा लगते हैं, 10 रुपए लगते हैं, है ना। दिल्ली में ऑटो वालों के रेट इतने ज्यादा क्यों है? डिमांड ज्यादा है ना। हर जगह डिमांड ज्यादा है। आप खड़े हो जाइए शाम को जब ड्यूटी टाइम होता है, आपको ऑटो नहीं मिल सकता, वो नहीं बिठाते थोड़ी दूर के लिए, नहीं आगे तक के जाना था, या तो उनको पूरे पैसे दो। जैसे मैं अपने यहाँ की बताऊँ, मेरे यहाँ से अगर मुझे एक मेट्रो से दूसरे वहाँ जाना होता है, मुश्किल से 1 किलोमीटर है, 30 रुपये मांगते हैं। और वैसे जनरल कंडीशन दोपहर में क्या देंगे? 5-5 रुपये में छोड़ते हैं, 10-10 रुपये में छोड़ देते हैं शाम को। क्यों? क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ई रिक्शा खड़ा नहीं होगा, इससे पहले लोग बैग लेके बैठ जाते हैं कि चल, है ना। तो ये सब काम करते हैं। ये सब इकोनॉमी आपके आसपास घूमती रहती है, तो आप बुक से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो ये आगे समझ में डिमांड के कारण और सप्लाई के कारण, या तो डिमांड बढ़ जाए
या फिर सप्लाई कम हो जाए, तो इसके कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन। उस इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं इतना। आ गया समझ में, क्लियर है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो आप बेझिझक कभी भी क्लास के बाद भी या चलती क्लास में आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप ये सोचेंगे कि अरे नहीं आज नहीं, कल, कल नहीं, फिर परसों, परसों नहीं, नेक्स्ट डे, तो फिर वो लगातार बढ़ती चली जाती है, तो फिर लौट के वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे जुड़े हुए रहते हैं। जो आपको सिलेबस लिखा है हम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन अगर चेंज करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं, तो उस अकॉर्डिंग चलना हमारी मजबूरी हो जाती है। ठीक है, अब मैं एग्रीकल्चर पढ़ा देता आपको, एग्रीकल्चर भी पढ़ा देता, लेकिन उसमें क्या कि सब्सिडी आता, एफडीआई आता, एफपीआई, जब तक उन चीज़ों को नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एफडीआई कौन होते हैं, एफपीआई कौन होते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें अब इसमें लिखना डिमांड पुल इन्फ्लेशन में लिखना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में लिखना, अभी नहीं सर। तो फिर मैं अभी क्लास यहीं रोक देते हैं, क्योंकि और भी क्लासेस हैं, तो यहां से मैं आपको कल लिखवा दूंगा। जब मैंने आपको समझाया था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कल हम करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की गणना। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि कौन कौन से पीवाईक्यू अभी तक इससे रिलेटेड आए हुए हैं ना। आपका हिंदी मीडियम का बैच है तो हिंदी मीडियम का आपको मिल जाएगा, जो मैंने आपको दिखाया था ना सिलेबस और वो सब सारी चीज़ें, तो उसके लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।